क्या आपको पता है यदि इवोल्यूशंस ना हो तो आज की डेट में भी हम सब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन नेचर में इवोल्यूशंस होता है तो इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन होने के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इंसान खड़े हैं। तो इवोल्यूशन होने के लिए कुछ फोर्सेस होते हैं जैसे कि म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम यानी कि सिलेक्टिव मेटिंग एंड माइग्रेशन जैसे फोर्स काम करते हैं। ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेसीज को इवॉल्व करवाने पे मजबूर करती हैं। हार्डी एंड विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो जीन स्टेबल रहेंगे। जब जीन स्टेबल रहेंगे तो इवोल्यूशन कैसे होगा। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कौन सी ऐसा एवोल्यूशनरी फोर्सेस हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को तोड़ती है एंड स्पेसिस के ऊपर एक्शंस दिखा के उसको इवॉल्व करवाने पे मजबूर करती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही। एंड इस क्लास को देखने के बाद आपकी इवोल्यूशन की जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखेंगे कि इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन सी है जो कि ऑफसेट कर रहा है। तो सबसे पहले कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स थोड़ा समझ लीजिए। उनके कहना है कि एक पॉपुलेशंस के अंदर जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि मान लीजिए हाइट की मैं बात करूंगी, पॉपुलेशन समझ रहे हो तो हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हो, एक एरिया के अंदर कितने पीपुल मान लीजिए रह रही हैं या कितना टाइगर है, एक सिमिलपाल में कितना टाइगर है, तो टाइगर पॉपुलेशंस होगा। तो ये बोल रहे हैं कि हमेशा याद रखिए ये पॉपुलेशंस को फोकस कर रही है ना कि इंडिविजुअल्स। तो कैपिटल टी ऐसे मतलब कि ये टॉल होगा, आपने जेनेटिक्स में इसमें बारे में पढ़ा है। कुछ पॉपुलेशंस आपको मिल जाएंगे जो कि कंप्लीटली ड्वार्फ पीपल, कुछ मिल जाएंगे जो कि ड्वार्फ हाइट की होंगे, एंड कुछ ऐसा भी जिन मिलने के चांसेस होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर हुआ। तो ये जो होता है हेट्रोजाइगस कंडीशंस में रहता है, हेट्रोजाइगस कंडीशंस। क्लियर हुआ। अच्छा, उनकी कहना था कि मान लीजिए एक 100 लोगों की एक पॉपुलेशन है, मतलब कि एक एरिया है जहाँ पर 100 लोग रह रही हैं। उनकी कहना है कि कैपिटल टी मान लीजिए 60 पीपल कैपिटल टी टॉल हाइट की है, होमोजाइगस डोमिनेंट की है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी जो होते हैं ये आपकी 30 पीपल इसमें है, एंड स्मॉल टी जो है ये 10 पीपल है एक पॉपुलेशंस के अंदर। समझ रहे हो ना। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इस वेराइटी मतलब हाइट की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करेंगे कि पॉपुलेशंस के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे दोनों डोमिनेटेड फॉर्म में है एंड इक्वल है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट है। एंड ये जो है हेट्रो मतलब होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, रिसेसिव है, एंड ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि एक कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, दोनों डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस है। तो हार्डी विनबर्ग की कहना था कि यदि कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं करेगा, जो हमने डिस्कस किया म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो नेचुरल सिलेक्शन कोई भी काम नहीं करेगा। ये जो आपने इस जनरेशन में देखा इसमें 60 है, 30 है, 10 है, नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी बच्चा पैदा होंगे उनमें से मतलब सारे लोगों की बच्चा पैदा होंगे तो वहाँ पे भी ये भी 60 रहेगा। जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उनकी कहना था। लेकिन ये चीज़ नहीं होता है तो इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी निकाला था, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमेशा उनकी रेशियो जो होता है 1 होता है, उन्होंने बताई। ठीक है, ये मिलने के बाद 1 रहेगा। तो देखिए, तो उनका कहना था कि लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन विथ नो म्यूटेशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन और जेनेटिक ट्रिप्ट, कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए, रैंडमली वो मेटिंग करना चाहिए, तभी जाके द एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, एक लैब के अंदर ये सारी चीज़ किया। लैब एक लैबोरेटरी जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है, आप चाहोगे तो उसको वहाँ पे सनलाइट आने के लिए नहीं दोगे, कोई भी केमिकल को एक्सपोजर नहीं करोगे क्योंकि म्यूटेशन यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक लैब के अंदर उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स लिया, लेने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस उनके ऊपर एक्शन करने के लिए अलाउ नहीं किया। देखा कि जितने बार वो बच्चे प्रोड्यूस हो रही है उतना ही जीन रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन एनवायरनमेंट में तो हमेशा जो चेंजेस आता रहता है, ठीक है, चेंजेस होगा तो इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन हुआ तो नया स्पेसीज इवॉल्व हुआ। समझ रहे हो ना। तो ये बोल रहा है कि कांस्टेंट रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चंस दिए थे।
थोड़ा हम देखेंगे वो जो इवोल्यूशनरी फैक्टर है कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि म्यूटेशंस, सेकंड में डिस्कस करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड में डिस्कस करेंगे जीन फ्लो, फोर्थ में डिस्कशन करेंगे नेचुरल सिलेक्शन एंड फिफ्थ में डिस्कसन करेंगे नॉन रैंडम मेटिंग। या ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, जब म्यूटेशन होता है तो इवोल्यूशन होगा। म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, तो सडन हेरिटेबल चेंजेस जो होता है वही तो हम उसको तो क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। एंड म्यूटेशन होने की वजह से जीन लेवल में चेंजेस आया, जीन लेवल में चेंजेस आया तो कुछ नया चीज बन गया, ठीक है ना, इवॉल्व हुआ। सो म्यूटेशन जो होता है इंट्रोडक्शन टू द न्यू एलील, मैं पहले आपको समझा देती हूँ। पूरा का पूरा नोट्स आपके लिए तैयार है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो देखेंगे कि म्यूटेशंस जो है ये क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस को हम म्यूटेशंस कहते हैं। हीगो डेवरीज ने म्यूटेशंस के बारे में बताए थे ये, ठीक है ना, हीगो डेवरीज म्यूटेशंस के बारे में बताए थे। तो म्यूटेशंस में क्या होता है ना, क्रोमोजोम या डीएनए दोनों लेवल में, जीन लेवल में या तो नहीं, क्रोमोजोम लेवल में क्या होता है ना, चेंजेस हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आएगा। क्या है ना, एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना, म्यूटेशन के नॉर्मली जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वो कैसे होता है ना, बाइकॉनकेव देखने के लिए होता है, इस तरीके से बाइकॉनकेव होता है। तो मोर स्पेस है, यदि मोर स्पेस रहेगा तो मोर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेंगे, तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करके ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे चीज होता है कि ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करके, ज्यादा स्पेस रहेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, एनीमिक कंडीशन नहीं होगा। तो नॉर्मल एक ह्यूमन की एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन HB ऐसे आप ऐसे मान सकते हो, है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो ये कंडीशंस है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होता है वहीं पे म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है ना, जो ग्लूटामिक एसिड जो होता है ना, ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये वैलिन को चेंज हो जाता है ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। CAG रहा है जो कि ग्लूटामिक एसिड्स को कोड कर रहा था, यहाँ पे एक पॉइंट म्यूटेशन, उनकी 6th पोजिशन में पॉइंट म्यूटेशन हुआ जिस वजह से वैलिन की कोड आ गया। तो ग्लूटामिक एसिड्स के मतलब कि प्लेस में रिप्लेस होके वैलिन आ गया। तो अब क्या हुआ, एक हीमोग्लोबिन यदि, क्योंकि हमारा जीन ऐसे होता है ना, 2 जोड़ा में पाया जाता है क्रोमोजोम, तो यदि एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो कुछ एक तो नॉर्मल रहेगा, दूसरा जो होता है म्यूटेटेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए दोनों की दोनों जीन में म्यूटेशंस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, उसको सिकल सेल हो जाएगा। ये भी सिकल सेल है लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। एंड ये जो था ये आपका, इसको आप नॉर्मल मान के चलिए, ये हेट्रोजाइगस है, ये सिकल सेल है। अभी क्या होगा, ये जो बंदा है जिसको सिकल सेल ही हुआ है उनकी डेथ हो जाएगा। ठीक है, सिकल सेल में डेथ होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उतना सफिशिएंट सेल को नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि आरबीसी की शेप जो होता है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, सिकल शेप हो चुका है, जैसे राइस वगैरह काटने के लिए से एक इस्तेमाल करते हैं ना, तो वही सिकल होता है, उनका डेथ हो जाएगा। ये जो नॉर्मल आदमी होता है उनमें आरबीसी अच्छा मतलब कि स्पेरिकल है, बहुत अच्छे से रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है ना, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पेसीज है जो मलेरिया कॉज करते हैं, वो ग्रो करने में आसान रहेगा, क्योंकि उनकी जो मेन टारगेट है लिवर को जाने के बाद वो आरबीसी से उनका फीडिंग लेते हैं, है ना, ट्रोपोजोइक ट्रोपोजोइक स्टेजेस जो होता है आरबीसी में होता है। तो इसलिए इस बंदा को मलेरिया होने की ज़्यादा चांसेस है, किसको, जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल आरबीसी जिसमें है। एंड ये बंदा डेथ हो जाएगा किसमें ना, सिकल सेल में। अच्छा, ये जो बंदा है, ठीक है ना, ये जो बंदा है ये क्या होगा, अब ये जिंदा रहने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये तो एक तो हीमोग्लोबिन 50% हीमोग्लोबिन अच्छा है, HbA है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 50% हीमोग्लोबिन जो है सिकल सेल्ड है, आरबीसी जो है सिकल सेल्ड है, तो इसलिए प्लाज्मोडियम को उतना स्पेस नहीं मिल पाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो नेचर इस बंदा को सिलेक्ट करेगा नॉर्मली। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, आइदर सोसाइटी में ऐसे लोग थे, मतलब कि एक पॉपुलेशन के अंदर HbA थे, नहीं तो एकदम HbS थे। ये तो लिथल, जैसे आप समझ सकते हो, डेथ हो जाएगा, ये जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से अभी ये आ गया और एक जीन पूल यहाँ पे आ गया। आए ना बात समझ में। तो म्यूटेशन हुआ, एनवायरमेंट, नेचर भी सिलेक्ट करेगा, किसको सिलेक्ट करेगा, ये नेचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नेचर के अकॉर्डिंग जो फिट होगा।
तो इसलिए नया जीन की या नया एलीली की इंट्रोडक्शंस ड्यू टू द म्यूटेशंस होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एलीली। आई होप आपको सिकल सेल म्यूटेशन समझ में आ रहा होगा एंड किस तरीके से एक नया एलीली इंट्रोड्यूस हो गया आपको भी ये भी समझ में आ गया, समझ लो ना। अच्छा, उसके बाद देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा याद रखिए छोटा पॉपुलेशंस में होता है, स्मॉल पॉपुलेशंस में। स्मॉल पॉपुलेशंस में जब भी कोई चेंजेस आएगा आपको समझ में मतलब कि आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपके वाटर टैंक है ना, यहाँ पे 5 लीटर पानी है, ठीक है, और बगल में एक समुंदर है ना, बे ऑफ बंगाल है, सी है ना, सी है। इस 5 लीटर वाटर टैंक से आप क्या करोगे, 3 लीटर ले आओगे तो कोई भी पता लग जाएगा, अच्छा 2 लीटर रहा है ना, आधा से भी लेस है तो पता लग जाएगा। लेकिन कोई समुंदर से 3 लीटर पानी लेगा, ठीक है ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि समुंदर है, उतना पानी है। तो इसलिए लार्ज पॉपुलेशंस में जब भी कोई एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा, कुछ भी समझ में मतलब कुछ इतना रिमार्केबल चेंजेस नोटिफाई आप नहीं कर पाओगे, नोटिस नहीं कर पाओगे। लेकिन छोटा सा चीजें होगा, जैसे एक वाटर टैंक है 5 लीटर पानी था, आपने तो पूरा का पूरा 3 लीटर ले आया तो क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में मतलब पता लग जाएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा क्या होता है ना, छोटे पॉपुलेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एरिया है, यहाँ पे जो है ना रेड आंट, मान लीजिए 100 रेड आंट रह रही हैं, ठीक है, 100 रेड आंट रह रही हैं एंड उनमें से सिर्फ 3 जो है ब्लैक कलर की आंट है, 3 जो है ब्लैक कलर की आंट है। तो यदि मान लीजिए एक एलिफेंट यहाँ पे आ गया, एलिफेंट आएगा, वो उसके ऊपर है ना पैर डाल लेगा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो यहाँ पे जो है जो डेथ होने के चांसेस है ना। देखिए रेड आंट के लिए मान लीजिए, ब्लैक आंट के लिए कैपिटल बी जीन था, रेड आंट के लिए मान लीजिए स्मॉल बी जीन था, मान के चलिए, ठीक है। तो ये एक एलीली था, ये एक एलीली था। तो अभी आपने 2 डिफरेंट टाइप के एलीली आपने देखा। कुछ टाइम के बाद कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आप समझ सकते हो, ये तो मैंने एक समझाने के लिए बताया कि एलिफेंट आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पे जो चांसेस है, यहाँ पे 100 रेड आंट है, क्या सारे के सारे रेड आंट डेथ हो जाने की चांसेस रहेगा क्या? हो सकता है कि इनकी नंबर बहुत लेस है, हो सकता है यहाँ पर्टिकुलर एरिया में वो पैर डाल देगा, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा ब्लैक आंट गायब हो जाएंगे पर्टिकुलर एरिया से, सिर्फ और सिर्फ रेड आंट ही रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए 10 टोटल 103 नंबर की आंट थे, हो सकता है कि सारे आंट डेथ हो गया, सिर्फ 10 बचा है या 5 बचा है। इस 5 में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि रेड आंट ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि ब्लैक आंट की नंबर बहुत लेस था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, मतलब कि ऐसा नहीं कि 2 मिनट के बाद चीजें देखोगे मतलब ये एग्जाम समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि आपको लगेगा अच्छा इस पॉपुलेशन में सिर्फ वही इस जिन है, यहाँ पे ऐसे कुछ जिन नहीं था, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ एनवायरनमेंट था पर्टिकुलर एरिया में, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होने से पहले मान लीजिए किसी का घर जो है ना झोपड़ी घर था, जो सैचेट हाउस है ना, जैसे ईट सीमेंट में नहीं था, ऐसे था। तो मान लीजिए आपकी ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे कहे होंगे कि ऐसे घर था, झोपड़ी घर था, या जो सैचेट हाउस था जिसको जो है ना राइस की स्ट्रॉ में ऐसे बनाते हैं, सैचेट हाउस था। लेकिन अभी आपकी घर जो है कच्चा है ना, पक्का घर हो चुका है, कच्चा घर नहीं है। तो क्या होगा, तो आपको लगेगा अच्छा ऐसे कुछ नहीं था, हमारा तो ऐसे ही था। लेकिन आप ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, उनकी मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स की ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे आप देखोगे ऐसे ही घर था। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से इवोल्यूशन मतलब कि थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लोग ऐसे मतलब कि लाइफस्टाइल मेंटेन करने लगे। तो आपको लगेगा अच्छा हमारे मतलब कि जो है ना पीपल्स है, घर के लोग हैं, ऐसे घर में नहीं रहते थे, लेकिन थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब कुछ टाइम के बाद देखोगे आपको लगा इस पॉपुलेशन में सिर्फ रेड आंट ही रहता है, कोई ब्लैक जैसे नहीं था, समझे ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 चीज हम देखते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट, एक बॉटलनेक इफेक्ट दिखते हैं। क्या है ना बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको तो ये तो डिटेल्स में हम देखेंगे। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग रह रहे थे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ नेचुरल फोर्सेस, जैसे कोविड के टाइम पे हम समझते हैं 2019 में यहाँ पे सब लोग थे, हम भी थे, जो लोग कोविड में जिन लोगों का डेथ हो चुका है वो भी थे। अच्छा, कोविड आया, यहाँ पे कोविड आया, ठीक है, 2020 में कोविड आ गया।
तो जब कोविड आया एक नेचुरल हैजार्ड ये है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, कोविड में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गया। अच्छा, कौन से लोगों की डेथ हुआ ना, जिसकी इम्यूनिटी मान लीजिए इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं था, वीक इम्यूनिटी वाले की। यहाँ पे 2019 में वो लोग थे, हम भी थे, उनकी मतलब कि वीक इम्यूनिटी वाले थे, स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले थे। अब 2020 यहाँ पे 2020 आ गया, कोविड आ गया। कोविड आने के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हुआ। तो अब जो है हम यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम है मतलब हम जिंदा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गया। यहाँ पे जो लोग हैं इनकी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले रहेंगे। तो अब क्या हुआ, अब 2020 से फिर हम गुजर चुके हैं, अभी तो 25 हो गया है ना, तो 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो बच्चे हैं मतलब जो जिंदा है, हो सकता है उनकी कंपैरिजन में उनकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग है, मेडिकल फैसिलिटी किसी को अच्छा मिला, कुछ भी कंडीशन से बस कोविड से गुजर चुके हैं। तो कोविड के लिए हर्ड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी हमारे अंदर हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो आपस में रहेंगे, ब्रीडिंग करेंगे। तो अब जो पॉपुलेशंस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले की रहेगा। आपको लगेगा कि मतलब अभी जो बच्चा पैदा होंगे उसको लगेगा अच्छा नहीं, कोविड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई वायरस आ जाएगा तो कुछ दूसरी बात है, लेकिन कोविड वायरस से आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम, हमारा जो मेमोरी सेल है डेवलप कर चुका है। उस टाइम पे वो भी थे, हम भी थे। क्लियर हुआ। तो ये होता है बॉटलनेक इफेक्ट। 2 नंबर है ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ। इंडिया में तो उतना लोगों की डेथ नहीं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुआ, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए पता नहीं चला। लेकिन अमेरिका वगैरह में आपको मतलब कि लाखों लोग आपको मतलब कि ना उनका डेथ हो चुका था, क्योंकि वो बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो इंडियन लोग तो बहुत रेजिस्टेंस पावर इंडिया की बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ भी देखोगे है ना, जिधर देखोगे कचरा है। और जो फॉरेनर आते हैं ना, वो जब घूमने के लिए और जब फिर वापस जाते हैं उनको इन्फेक्टियस डिजीज होता है। इंडिया में इन्फेक्टियस डिजीज फैलने की प्रोबेबिलिटी बहुत लेस रहता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। कचरा मतलब कि हरदम फैलता है। बस ऐसे कुछ स्वच्छ भारत ऐसे कुछ तो है, मतलब उसकी वजह से थोड़े बहुत तो सैनिटेशन मेंटेन हो रहा है, हाइजीन मेंटेन हो रहा है। लेकिन उन लोगों का तो एकदम मतलब एकदम हाइजेनिक कंडीशन है। ऐसा कोई इम्यूनिटी मतलब कि जो है इम्यूनिटी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ था। आप देखोगे जो जितना सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, थोड़े बहुत एक्सपोजर आएंगे तो क्या होगा ना, उनको प्रॉब्लम होता है ना, सीक हो जाते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे घूमते फिरते, कुछ नहीं होता है ना। और जैसे देखोगे जो गोलू सा बच्चे है ना, गोलू सा बच्चे होते हैं जो ऐसे स्लिप जो है ना, शू पहन के जाएंगे, पें करेगा, ठीक है। तो उस टाइप के जो गोलू सा बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीख होने के चांसेस रहता है। हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। अच्छा, बाहर निकलोगे तो स्लीपर के साथ है ना, ऐसे पे करके निकलना है। थोड़ा सा मतलब कि मिट्टी के साथ खेलना चाहिए है ना, वो थोड़ा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो नेचुरली जो जर्म्स बैक्टीरिया है वो सारे जो रहता है बॉडी ऐसे उनके साथ स्ट्रगल करते करते स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन गोलू बच्चे बनेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोविड जैसे। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट था आज कंपेयर टू इंडिया में। ऐसा नहीं कि इंडिया में डेथ नहीं हुआ, डेथ हुआ। और जिसका मान लीजिए किसी का लॉन्ग टर्म लॉन्ग स्टेजेज है, किसी का टीबी हो चुका है, तो इस लोगों का। तो आई होप क्लियर हुआ कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो इसलिए जो जीन की जो एलील की जो फ्रीक्वेंसी था, मान लीजिए ये चेंज हो गया, ठीक है ना। जैसे था अब बोलोगे यहाँ पे मतलब कि मान लीजिए 90% स्मॉल बी था, 10% कैपिटल बी था। अभी आप देखोगे ये रेशियो चेंज हो गया, 100% हो गया स्मॉल बी। समझो ना, जीन फ्लो जिसको हम माइग्रेशंस कहते हैं, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया की बात करेंगे। जीन फ्लो में 2 चीज आता है, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है ई माइग्रेशन। माइग्रेशन ई लिखा है तो आप एग्जिट याद रखिए, मतलब कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया से कोई आदमी जो है एनआरआई हो गया, मतलब कि अमेरिका चला गया, वहां पे सेटल हो गया, तो इंडिया की जो जीन है इधर चला गया है ना, इमाइग्रेशन। और एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशंस आपकी जो इवोल्यूशन की जो साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे ना, यूरी एक तो जेबीएस हल्डेन जो है
वो उड़ीसा में सेटल्ड है ना, भुवनेश्वर में सेटल्ड, मतलब जेबीएस हल्डेन ना, यूरी मिलर और जेबीएस हल्डेन वो जो थे वो सेटल्ड है। तो हाँ, एक बार नीट में एक क्वेश्चन आया था, वो कहाँ पे सेटल्ड है ना। अच्छा, तो उड़ीसा, भुवनेश्वर, ऐसे कुछ ऑप्शंस था, तो है ना। अच्छा, तो जब ये साल्डेन ये हो गया, वो जैसे कि मान लीजिए वो कोई फॉरेनर है, वो इंडिया आ गए, ठीक है ना, वो आ गए, वहाँ पे मीटिंग हुआ है ना, उनका बच्चा बना, तो यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, तो इसको इमिग्रेशंस कहते हैं, मतलब कि एंट्री हुआ, ये एंट्री लिया, ये एग्जिट हो गया। तो जीन फूल, तो जीन की ट्रांसफर हुआ है ना, एलील की फ्रीक्वेंसी जो मान लीजिए स्किन कलर के लिए कोई है ना। अच्छा, तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे पिपर मत की एग्जांपल से हम समझ लेंगे नेचर किसको मतलब कि चूज करेगा। क्या है, पहले ब्लैक कलर की मत थे, व्हाइट कलर की मत थे, ठीक है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस नहीं हुआ, इंडस्ट्री नहीं था, है ना, कोई भी इंडस्ट्री नहीं बना था, तो एनवायरमेंट एकदम क्लीन था। जब एनवायरमेंट क्लीन था, जो व्हाइट कलर की मौत है उनकी नंबर बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि एनवायरमेंट क्लीन है। ब्लैक कलर की मौत जो है आसानी से प्रेडेटर उसको देख लेंगे, कोई व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक रहेंगे तो उसको आसानी से देख लेंगे, प्रेडेटर पकड़ लेगा। तो ब्लैक कलर की पिपरमंथ की नंबर बहुत लेस था, व्हेयरएज व्हाइट कलर की नंबर बहुत ज़्यादा था बिफोर इंडस्ट्री, है ना, यूरोप में इंडस्ट्री होने से पहले, ठीक है। अच्छा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री हुआ, इंडस्ट्री होने के बाद पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन होने के एक्चुअली क्या हुआ ना, ट्री की बार का था, वहाँ पे लाइकन ग्रो कर रहे थे, पॉल्यूशन जब हुआ तो एनवायरमेंट मान लीजिए यहाँ पे वो बार्क दिखने लगा, तो ये ब्लैक कलर की हो गया। जब एनवायरमेंट मतलब कि जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर की है, जो लिटिल बिट अमाउंट की ब्लैक जीनोटाइप में रह रहे थे वो पकड़ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक कलर की है, एंड आपकी मतलब कि इस जो मौत है, ये मौत की बॉडी कलर भी ब्लैक है, तो ब्लैक से ब्लैक मतलब पता नहीं चलेगा, प्रेडेटर उसको नहीं खा पाएगा। लेकिन जो व्हाइट वाले हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक कलर की है एंड ये व्हाइट कलर की है, तो अब क्या होगा, प्रेडेटर उसको खा लेंगे। जिसकी नंबर एक टाइम था बहुत ज्यादा था, अब इनकी नंबर लेस हो गया। क्लियर हुआ? मान लीजिए कैपिटल बी इंक्रीज हो गया, स्मॉल बी डिक्रीज हो गया, समझ रहे हो ना। मान लीजिए इनिशियली कैपिटल बी 20% थे या 10% मान के चलिए, एंड स्मॉल बी जो है 80% थे। कब ना, बिफोर इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले। जब इंडस्ट्री हुआ, एनवायरमेंट चेंजेस हो गया, बैकग्राउंड जो ब्लैक कलर की हो गया, तो अब क्या हुआ, कैपिटल बी की नंबर जो है 80% हो गया, या 70% मान के चलिए 70% होगा। स्मॉल बी जो है 30% हो गया। जब वो 80% था तो आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि उसको प्रेडेटर जो है व्हाइट कलर की नंबर बहुत ज्यादा था। एक तो चीज होता है, बैकग्राउंड ब्लैक होने की वजह से व्हाइट कलर आसानी से पकड़ गए, किसके, प्रेडेटर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या हुआ ना, उसकी नंबर जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, उनकी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर लेस हो गया। हाँ, इसी तरीके से जो है एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नॉन रैंडम मेटिंग। तो हार्डी-यूनिब्रम प्रिंसिपल्स कहता है कि यदि मेटिंग जो होता है, ठीक है, मेटिंग होगा तो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ठीक है ना, बच्चा बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो तभी तो जो जीन है वो आगे की ओर जाएगा, ठीक है। उनका कहना है कि मेटिंग जो है रैंडम जब होगा, जब रैंडम होता है जीन स्टेबल रहेंगे, चेंजेस नहीं होता है। लेकिन हमेशा नेचर में मेटिंग जो होता है सिलेक्टिव होता है, ठीक है, समझ में आए ना बातें। मेटिंग कभी भी रैंडम नहीं होता है, मेटिंग हमेशा सिलेक्टिव होता है। कहने की मतलब होता है, जैसे पिकॉक की एग्जांपल हम लेंगे, जिस पिकॉक की जो प्लीम्यूज है, पंख है, बहुत ब्यूटीफुल है, उनकी जो ऐसा मेल पिकॉक जिसमें जो पंख है एकदम ब्यूटीफुल है, तो उनके साथ मेटिंग करेगा उनके पार्टनर, है ना, फीमेल पिकॉक जो है उनके साथ ही करेगा। जिसकी प्लीम्यूज यानी कि जो पंख है उतना ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है, तो वो उसके साथ मेटिंग नहीं करेगा। यदि मान लीजिए ये जिसकी ब्यूटीफुल पंख है ना, प्लीम्यूज है, कैपिटल पी है,
एंड जिसका नहीं है स्मॉल पी है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अच्छा, तो अब मेटिंग जब रैंडमली होगा तो हो सकता है कि मान लीजिए कैपिटल पी 80% है, स्मॉल पी 20% है, तो ऐसे चलेगा, मेटिंग रैंडमली हो रहा है। लेकिन नेचर में मेटिंग कभी भी रैंडमली नहीं होता है। जो फीमेल पार्टनर होगा तो ये इसको ही चूज करेगा, इसको, जिनकी जो प्लीम्यूज है यानी कि जो पंख है बहुत ब्यूटीफुल है, तो नेक्स्ट जनरेशन को ये जो है इसके साथ कोई मेटिंग नहीं करेगा। जो इसके साथ मेटिंग कोई नहीं करेगा, नेक्स्ट जनरेशन को तो उनके जीन नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना, उनके जीन नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये 100% हो जाने की चांसेस है, ये 0%, या हो सकता है कि बाई चांस यहाँ पर 90% तो हो जाएगा, 80 नहीं रहेगा। इसके साथ कोई मेटिंग नहीं करेगा तो उनकी जीन आगे नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मेटिंग जब रैंडमली होगा, कौन किसके साथ मेटिंग कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो इस केस में जिन जो होता है स्टेबल होता है। लेकिन कभी भी मेटिंग जो होता है रैंडमली नहीं होता है। आप ह्यूमन बीइंग में भी देखे होंगे, मतलब कि शादी किसके साथ होता है, जब हमेशा जो मेल होते हैं ये सोचते हैं कि मतलब कि जो पार्टनर है जो दिखने के लिए अच्छा होना चाहिए, है ना, मतलब कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ब्यूटीफुल आप जिसको बोलते हो, ठीक है ना, ब्यूटीफुल होना चाहिए, और गाय जैसे होना चाहिए, जो भी बोलोगे हाँ मरेगा, तो वो होना चाहिए, अपने पेरेंट्स की देखभाल करना। हालांकि ये नहीं मिलता है, अलग सी चीज़ है, लेकिन सारे बच्चे ऐसे चाहते हैं, मेल है। एंड फीमेल जो होता है ये चाहते हैं कि थोड़ा केयरिंग होना चाहिए, एंड पैसा अच्छा खासा रहना चाहिए जैसा कि फैमिली को मेंटेन कर सके, एंड ठीक है, एंड रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। नहीं मिलता है वो भी अलग सी चीज़ है, लेकिन ऐसे चाहते हैं। तो जिसके पास ये कैरेक्टर रहेगा, जैसे बोलते हैं कि अच्छा नौकरी है तो इसलिए है ना, इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अभी गर्लफ्रेंड बनाया है, आप अभी टाइम लॉस कर रहे हो, फिर पता नहीं गर्लफ्रेंड को अच्छा नौकरी वाला इंसान मिल जाएगा, उसके साथ शादी कर लेगा और बोलेगा अच्छा घर में मतलब मम्मी पापा बोल रहे हैं कि सुइसाइड कर लेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बनाने के टाइम पे भी तो सोचना चाहिए था ना। तो इसलिए उसके साथ टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप कैरियर बनाइए, सारी कुछ चीज़ें आ जाएगा। एंड लड़के लोग जो होते हैं, क्योंकि आपको कोई डल बन के नहीं रहना है, आपको खुद की रोटी खुद को कमाना है, ठीक है। तो आप भी सिलेक्ट कर सको, कोई ऐसा नहीं कि आपकी ब्यूटी के लिए आ रही है, या ठीक है, या पापा के पास पैसा है अच्छा जो दहेज दे सके, है ना, तो इसलिए भी नहीं होना चाहिए। तो बी स्ट्रांग, दोनों साइड से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। तो मैटिंग नेचर में सिलेक्टेड होता है, तो हमेशा ह्यूमन में भी होता है और दूसरे एनिमल्स में भी होता है। तो जब मैटिंग सिलेक्टेड होगा, जो अच्छा कैरेक्टर है उनकी जीन आगे जाएगा, जो पीछे वाला कैरेक्टर है ना, जो सिलेक्टेड नहीं है, उनके फ्रीक्वेंसी कैसे इक्वल रहेगा। तो ये है जो है फोर्सेस, जो फोर्सेस है ये पांचों फोर्सेस है जो कि अपसेट कर रहा है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल्स को, ठीक है। आपको इसी तरीके से जो है लिखना है, लिखने के लिए आप नोट्स ऐसे लिख सकते हो, म्यूटेशंस के लिए ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट में मैंने बॉटन लेके फाउंडर इफेक्ट देखा, ठीक है। तो उसके बाद जीन फ्लो जो कि माइग्रेशन इमिग्रेशंस के बारे में हमने बात किया। फिर नेचुरल सिलेक्शंस, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शंस में क्या होता है कि नेचर जो है किस टाइप की चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शंस होता है, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव का मतलब है कि एकदम जैसे कि मान लीजिए इस टाइप की जीनोटाइप बंदा रहेंगे, ऐसे भी रहेंगे। जो मीडियम कैटेगरी के होते हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है। बोथ एक्सट्रीम, है ना। जैसे कि जो बिग साइज दे रखा है कि लार्ज बिग साइज वाला पार्ट से जिंदा रहा, छोटे बिग साइज वाला रहा, जो मीडियम साइज की था वो उनका डेथ हो गया। और भी एक एग्जांपल है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शंस की, जब वो न्यू बर्न बच्चे पैदा होते हैं ना, जिनकी वजन 4 kg से ज़्यादा होता है उनका डेथ हो जाने की चांसेस होता है, और जिसकी वजन 1 kg से लेस है तो उनकी डेथ हो जाने की भी चांसेस है। और जिंदा कौन रहता है ना, मीडियम साइज, मतलब कि है ना 4 से लेस होना चाहिए, 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होता है ना, उसको हम स्टेबलाइजिंग कहते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा वजन होगा तो भी डेथ हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग में होता है। ह्यूमन बर्थ वेट, है ना, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर इसको सिलेक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो भी हेवी वेट बच्चे का भी डेथ हो जाता है, लोअर वेट की भी डेथ हो जाता है ना। डायरेक्शनल में क्या होता है ना, एक ही टाइप की जीनोटाइप को नेचर सिलेक्ट करता है, दूसरे को नहीं करता है। तो नेचर ऐसा नहीं कि इसको ही चैलेंज मतलब कि करेगा, ठीक है।
तो चेंजेस इन एलीली फ्रीक्वेंसी बाय एडवांटेजेस ट्रेट, जो कि हमेशा नेचर सिलेक्ट करता है, जो यूजफुल ट्रेट होता है उसको आगे जनरेशन को लेता है, जो हार्मफुल एलीली होता है वो आगे नहीं जाता है नेचुरल सिलेक्शंस की वजह से। ठीक है, तो इसी तरीके से नोट्स आप जरूर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, आपको नोट्स मिल जाएगा कैसे लिखना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड इवोल्यूशनरी को बायोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी कोई भी सेमेस्टर कोर्सेज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 7894226802 इस नंबर पे। एंड नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड सेमेस्टर एंड साथ साथ MSc एंट्रेंस के लिए भी आप एट स्टार्ट के साथ ज्वाइन हो सकते हो। सो थैंक यू।